हे गाइस कैसे हैं आप। वेलकम है आपका मेरी इस एनसीईआरटी हाईलाइट मार्किंग सीरीज में, जिसमें आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th का लास्ट सेकंड चैप्टर है। एंड स्टार्टिंग, एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और होम्योस्टेसिस करने में मदद करते हैं, यानी कि मेंटेन करने में मदद करते हैं, बैलेंस बनाने में। Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of other. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, कोऑर्डिनेट करना। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, हमारी एक्टिविटीज उतना इंक्रीज होती जाएगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, उतना ही हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होगी। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, उतना क्या होगा, हमारा एनर्जी सप्लाई इंक्रीज होता जाएगा। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड विया ब्लड वेसल्स व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप। जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप होगी, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जितना ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं, ऑक्सीजन का रेट इंक्रीज करने के लिए हमारा हार्ट क्या करेगा, उतने ब्लड को पंप करेगा, उतना ही लंग से ऑक्सीजन कैरी होगा। जितना वो ब्लड को पंप करेगा, उतना वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलता जाएगा। किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। यानी कि जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा वो ब्लड फैलता जाएगा बॉडी में, हार्ट के थ्रू, बाय रेस्पिरेशन। और जैसे फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाएगी, सब अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस चले जाते हैं। थस द फंक्शन ऑफ मसल्स, हार्ट, लंग, ये सब, किडनी, अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड। तो किसी एक के काम करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, उसके लिए रेस्पिरेशन यानी कि हमारे लंग्स ने भी काम करा, हार्ट ने भी हेल्प करा, ब्लड वेसल्स ने भी काम करा, यानी कि सबका कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। while performing the physical exercise, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तब। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of organ so that they function in a synchronized fashion. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे दो ऑर्गन मिलके संभाल रहे हैं। कौन कौन से, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और इंटीग्रेट भी कर रहे हैं सारे फंक्शन को एक सही तरीके से, एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। ठीक है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल सिस्टम है वो कैसा कोऑर्डिनेशन करता है, क्विक, फटाफट। हमने सोचा पेन उठाओ, फटाफट से पेन उठाइए। ठीक है, तो ये सिग्नल कहाँ से आया, न्यूरल सिस्टम से। न्यूरल सिस्टम कोई भी काम जो भी करवाता है वो क्विक होता है, क्योंकि उसमें इम्पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स माने कि एक तरह से करंट बोल सकते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, केमिकल्स के थ्रू अपने काम को करवाता है, यानी कि उसको हार्मोन बोलते हैं हम। अभी जो हार्मोन है, इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है। न्यूरल का सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्विक होता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन किस तरह से होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। सभी जानवरों में, सभी एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, उन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स। इनका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। क्या काम है इनका, डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना अलग अलग तरह के स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई पॉजिटिव भी हो सकता है, ये स्टिमुलाई नेगेटिव भी हो सकता है। किसी काम को करवाने के लिए प्रमोट भी कर सकता है, किसी काम को करवाने के लिए डिमोट यानी कि मना भी कर सकता है। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी किसी में तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। जैसे हमारे में नर्व्स वगैरह हैं, अच्छे से बन रखी हैं, न्यूरॉन्स वगैरह है, उनका स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट है।
अब लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है, अब इसमें इनवर्टिब्रेट्स में क्या आ जाएगा, जो तुम्हारा पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट तक जितने भी होते हैं वो सारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स। उनमें क्या होता है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इतना वेल डेवलप नहीं होता। जैसे कि हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा में सिर्फ न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, कोई ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, जबकि इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज है। जबकि ब्रेन में, whereas where a brain is present along with number of ganglia and a neural tissue, न्यूरॉन के आसपास की जो सेल्स होती है उसको गैंग्लिया कहते हैं, और जो न्यूरल मिलके बनाती है सेल्स वगैरह उनको क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यू। तो इंसेक्ट के अंदर गैंग्लिया भी है और न्यूरल टिश्यू भी पाया जाता है ब्रेन के साथ, जबकि ऐसा हाइड्रा में नहीं होता। हाइड्रा में क्या है, सिर्फ नेटवर्क है न्यूरॉन का, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या है, सिर्फ नेटवर्क है न्यूरॉन का, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। और जबकि इंसेक्ट में क्या है, ब्रेन के साथ ब्रेन के साथ गैंग्लिया भी है और न्यूरल टिश्यू भी है, यानी कि बेटर ऑर्गेनाइज है। क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे स्पीसीज बनती जा रही है, उनमें क्या हो रहा है, इवॉल्व होते जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स। अब आगे पढ़ते हैं हम क्या, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे। द ह्यूमन, इसमें हमारी बात की जाएगी ह्यूमंस की, ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं हम। हमारी बुक में खाली दो ही का देखा था, एक तो हाइड्रा का और एक इंसेक्ट का, बस इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। यानी कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्या, एक सीएनएस और एक पीएनएस, ठीक है। द सीएनएस इंक्लूड, अभी सीएनएस के अंदर क्या आता है हमारा, इसके अंदर आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट द साइड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, इधर ही आके सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है। द पीएनएस comprises all the nerves associated of the body with CNS, brain and spinal cord, and the nerve fiber of the penis are of two type। इसके अंदर जितनी भी नर्व ब्रेन के अंदर एंटर ले रही है या एग्जिट कर रही है वो सारी नर्व्स इसमें आती है, यानी कि एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट का मतलब होता है एंट्री करना, इफरेंट का मतलब होता है एग्जिट करना। ये दोनों फाइबर किसके अंदर आएंगे, हमारे पीएनएस के अंदर आएंगे। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। जो एफरेंट है, एफरेंट का काम क्या होता है, जितने भी इम्पल्स है उसको सीएनएस तक, सीएनएस तक लेकर आना, ठीक है। क्या करना है, इसको लेकर आना कहाँ से, बॉडी के अलग अलग पार्ट से, बॉडी से या फिर बोलेंगे टिश्यू से या ऑर्गन से, टिश्यू या ऑर्गन से अगर लेके आ रहा है तो उसको बोलेंगे एफरेंट, ठीक। और इफरेंट किसको बोलेंगे, इफरेंट फाइबर होते हैं जो क्या कहते हैं सीएनएस से इन्हीं टिश्यू या ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू, जहां तक इनको लेके जाना है। तो ये होता है एफरेंट, ये एफरेंट। पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है आगे, ठीक है। अब पीएनएस के क्या है, दो पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। ये तो फाइबर्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी फाइबर लेके आ रही है इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी लेके जा रही है। और अब पीएनएस के बारे में बात करेंगे तो पीएनएस के दो टाइप है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमा, सोमैटिक, सोमा, सोमा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बॉडी होता है, सोमा का मतलब यहाँ पे बॉडी से बोला गया। रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, इनका क्या काम होता है, सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम तक, स्केलेटल सिस्टम तक जो इम्पल्स जाता है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी। स्केलेटल सिस्टम का जो है वो वॉलेंटरी फंक्शन होता है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं इनके फंक्शन। जबकि एएनएस का जो फंक्शन होता है वो सीएनएस से इनवॉलेंटरी, ऐसे फंक्शन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वहां तक, उन ऑर्गन्स तक एएनएस का इम्पल्स जाता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड। अब ऑटोनॉमिक के भी यहाँ पे
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्योंकि इनवॉलेंट्री है तो इसके दो टाइप होंगे, एक होता है सिंपथेटिक और एक होता है पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक में क्या होता है, जैसे ये हार्ट रेट इनको इंक्रीज करता है, हार्ट बीट इसको इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन की रेट को ये इंक्रीज करता है। इसका काम क्या है, उल्टा है, ये हार्ट रेट इन सबको डिक्रीज करता है, ठीक है, और हार्ट बीट इनको डिक्रीज करता है, प्रेशर को डिक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करता है। पैरा का मतलब होता है उल्टा, सिंपथेटिक का उल्टा काम करता है एएनएस का। ये दो पार्ट है, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट है, सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। सीएनएस के अंदर कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और पीएनएस के अंदर कौन कौन से फाइबर आते हैं, एफरेंट और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर का काम क्या है, एफरेंट मतलब लेकर आना, कहाँ से लेकर आना, टिश्यू ऑर्गन तक, ऑर्गन से अगर सीएनएस तक आ रहा है तो वो लेके आ रहा है। इफरेंट फाइबर का काम क्या होगा, टिश्यू सीएनएस से टिश्यू ऑर्गन तक लेकर जाना, इंफॉर्मेशंस को ये फाइबर लेके जाते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। अब पीएनएस हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस के अंदर कौन कौन से आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी, यानी कि ये स्केलेटल मसल तक लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन। एएनएस का ऑटोनॉमी मतलब जो अपने आप काम करते हैं, उन ऑर्गन्स तक लेके जाने के, यानी कि इनवॉलेंट्री, स्केलेटल वाला वॉलेंट्री हो जाएगा। अब एएनएस जो होता है, एएनएस के दो पार्ट है। एएनएस के कितने पार्ट है, दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में जितने भी हार्ट रेट, हार्ट प्रेशर, हार्ट का बीट, रेस्पिरेशन रेट, प्रेशर, ये सब इंक्रीज करने का काम होता है सिंपैथेटिक का। पैरासिम्पैथेटिक काम इसका उल्टा होता है, सिंपैथेटिक काम इससे उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आते हैं, न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि तीन चीजों का बना है। कितनी चीजों का, तीन चीजों का। क्या क्या, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ। तो सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्युल्स की बॉडीज होंगी, जिसको बोलेंगे निसल ग्रैन्युल। क्या बोलेंगे इसको, निसल ग्रैन्युल्स बोलते हैं। Short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body also contain nisal granules, यानी कि ये जो बॉडी निकल के आ रही है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनके अंदर भी क्या होंगे, तुम्हारे निसल ग्रेनुल्स पाए जाएंगे। यानी कि निसल ग्रेनुल्स कहाँ कहाँ है, एक तो ये सेल बॉडी में भी है और एक डेंड्राइट्स में भी है, ठीक है, ये निसल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये बीच में इसका दे रखा है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरी यहाँ की सेल बॉडी है। ये छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, निसल ग्रेनुल्स बोलते हैं इनको। ये जो ब्रांचेस निकली छोटे शॉर्ट फाइबर, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो बीच में से ऐसे जा रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के साइड में जो सेल्स हैं इसको बोलते हैं श्वान सेल। श्वान सेल का काम क्या होता है, माइलिन शीट बनाना, ठीक है। इनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। उसके बाद में जो लास्ट में जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और लास्ट में जो नोब जैसा दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोब, जिससे दूसरी नर्व स्टार्ट होती है दोबारा से। दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स ये फाइबर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स टुवर्ड सेल। यानी कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पहले कहाँ जाएगी, जैसे मान लो इसके पीछे एक यहाँ पे कोई एक न्यूरॉन होगी, इसका यहाँ पे डेंड्राइट होगा, जैसे नोब वगैरह बने होंगे, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पहले कहाँ आएगी, सेल बॉडी के अंदर आएगी। सेल बॉडी से फिर ट्रांसफर होगी कहाँ पे, एक्सॉन में। यानी कि सेल बॉडी पहले रिसीव करेगा डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, अपने यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर। The axon is a long fiber, the distal end of which is branch। इसका जो डिस्टल एंड है, ये वाला जो एंड है वो कैसा है, यहाँ पे ब्रांच है, दूर वाला एंड, डिस्टल मतलब दूर का एंड। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोड। ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो कैसा है, बल्ब लाइक है। यहाँ पे ये बल्ब लाइक दिख रहा है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड, जिसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। इन नोब्स के अंदर क्या होते हैं, इन नोब्स के अंदर केमिकल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, दूसरे नर्व के साथ जुड़ के इम्पल्स को कंडक्ट करवाने के लिए ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, एज अ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन का काम क्या होता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाना है। ये जो सेल बॉडी है हमारी, इससे दूर लेके जाना है, ये क्या कर रहा है, दूर लेके जाना है। डेंड्राइट्स का काम है सेल बॉडी तक लेके आना इम्पल्स को। ये बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो जो डेंड्राइट्स हैं ये सेल बॉडी तक लेके आएंगे इम्पल्स।
जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर क्या होगा, एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन होगा, फूल बना दिया मैंने। एक न्यूरॉन है, इसके क्या होंगे, 2 और मोर डेंड्राइट्स, मान लो यही वाला, इसके बहुत सारे क्या है, डेंड्राइट्स है ना, तो ये क्या है मेरा मल्टीपोलर न्यूरॉन है, इसके बहुत सारे पोल्स है। और ये कहाँ पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर, बाईपोलर का मतलब क्या होगा, एक इसका एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा, ये इतने सारे नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा, ये एक ही डेंड्राइट होगा और एक ही यहाँ पे एक्सॉन होगा इसका। ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो अगला बता दिया था, 1 मिनट, यहाँ पे मल्टीपोलर जो पाया जाएगा वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, बाईपोलर पाया जाएगा रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर मतलब इसमें सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन, ये वाला जो है इसमें क्या होगा, एक डेंड्राइट ऐसे निकला होगा और जिसमें होगा ही नहीं डेंड्राइट, सिर्फ एक एक्सॉन, एक्सॉन है, सेल बॉडी है और उसका एक एक्सॉन है बस, वो होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा, ठीक है। दो तरह के एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल। माइलिनेटेड का मतलब जो माइलिन बनाए, माइलिन बनाने के लिए श्वान सेल की जरूरत होती है, बिना श्वान सेल के माइलिन शीट नहीं बन सकती। तो जो माइलिनेटेड है वो सबके पास श्वान सेल तो होती है, लेकिन उनमें से भी कुछ माइलिन शीट बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो जो बना रहे हैं उसको माइलिनेटेड बोलेंगे, जो नहीं बना रहे हैं वो नॉन माइलिनेटेड, विच फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन। और ये कहाँ बनती है, एक्सोन, ये जो एक्सोन जा रहा है उसके अराउंड में माइलिन शीट रिलीज करते हैं। द गैप बिटवीन 2 एडिशन शीट, इसको बोलते हैं नोड ऑफ फ्रेडमेंट। दो शीट के बीच के गैप को बोलते हैं नोड ऑफ फ्रेडमेंट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो होंगे जिनके पास श्वान सेल होगी, श्वान सेल का काम होता है माइलिन सिक्रीट करना, जो कि कहाँ पाया जाएगा, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। अनमाइलिनेटेड वो होते हैं जिनके पास श्वान सेल तो है बट वो माइलिन नहीं बना रहे, ठीक है, वो कहाँ पाए जाएंगे ऐसे, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, यानी कि ये पाएंगे हमारे पीएनएस में। तो इसका एक बार जिस्ट बना देते हैं छोटा सा ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। यहाँ पे माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड का काम क्या होगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं, काम करते हैं, हाँ, श्वान सेल तो दोनों के पास है ना, श्वान सेल तो दोनों के पास है, तो इस क्या हो जाएगा माइलिनेटेड, और ये अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड, जो माइलिनेटेड है, जो माइलिनेटेड है वो कहाँ पाया जाएगा तुम्हारा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व में, ठीक है। जो अनमाइलिनेटेड वो कहाँ जाएगा, पीएनएस में। पीएनएस के दो टाइप है, एएनएस और एसएनएस, है ना, एएनएस और एसएनएस। स्पाइनल के लिए नर्व में पाया जाएगा, या ब्रेन और स्पाइनल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमने छोटी सी जिस्ट बना ली है, तो यहीं तक मैं एक पार्ट को कंप्लीट करूंगी। नेक्स्ट पार्ट कंडक्शन का है, कंडक्शन निपटा देते हैं, ब्रेन अगले पार्ट में कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस तरह से, फिजिक्स में हम इम्पल्स हम करंट बोल देते हैं, यहाँ पे हम उस चीज को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोडियम और पोटेशियम, ये दो आयंस का। न्यूरॉन जो होती है वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है, मतलब इनका पोलर चेंज हो सकता है, पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन। हमारे मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे न्यूरल चैनल्स होते हैं,
आयन के चैनल्स होते हैं जिससे इन और आउट हो सकता है मैं आयंस का। दीज आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन। ये सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, किसी को भी ऐसा नहीं कि अंदर आने देंगे, सिलेक्ट करके आने देंगे कि यहाँ इसका अलाव हो सकता है, इसका अलाव नहीं हो सकता। अब व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब एक न्यूरॉन आराम से बैठी है, रेस्ट पे है, तब उस टाइम पे क्या होगा कि वो पोटेशियम आयंस के लिए बहुत ज्यादा परमेबल हो जाएगी। उस टाइम पे वो पोटेशियम आयंस को बोलेगी आ जाओ आ जाओ, आने दो न्यूरॉन्स के अंदर को और अंदर आने दो। और लगभग इम्परमेबल, यानी कि इम्परमेबल होती है किसके लिए, सोडियम को, सोडियम को मना कर देती है भाई तुम्हें नहीं आना अंदर। उसी तरह से सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। एक मिनट, पेड़ बना दिया मैंने, क्या बना रही हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के क्या होंगे, एक्सोप्लाज्म में पाए जाएंगे। एक्सोप्लाज्म यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर का प्लाज्म, लिक्विड को बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्सोप्लाज्म होंगे वो क्या होगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा। जबकि यहाँ पे जो गेटेड होंगे उनको सोडियम को ही इजीली अंदर आने देगी। ठीक है, consequently the ectoplasm inside the axon contain high concentration of positive के पोटेशियम आयन, और अंदर इसके क्या है, के पॉजिटिव आयंस भी बहुत ज्यादा है, एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन सोडियम। एक्सोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मा के अंदर के पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सोडियम की मात्रा बहुत कम है इसके अंदर, इन कंट्रास्ट। और उसके उल्टे बात करें, जो फ्लूड ये बाहर है, बाहर वाला जो फ्लूड है, ये वाला फ्लूड, इस फ्लूड में क्या है, आउटसाइड द एक्सोन कंटेनर लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिससे क्या बना है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump। तो एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी क्या लिखा कि मोर परमेबल होती है सोडियम आयंस के लिए, बाहर सोडियम आयंस, सॉरी पोटेशियम आयंस के लिए, पोटेशियम बाहर क्या है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसको अंदर भेजना है, अंदर तो ज्यादा है। कोई चीज जब हाई कंसंट्रेशन से लो जाती है तो आराम से डिफ्यूजन से चली जाती है, लेकिन कोई इसके अपोजिट लो से लो है और इसको भेज रहे हैं हम हाई की तरफ, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमें एटीपी लगानी पड़ेगी। अब एटीपी लगाने के लिए हमें क्या करनी है, सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पंप का यूज इसलिए करा गया है क्योंकि बाहर की मात्रा पोटेशियम की बहुत कम है और अंदर बहुत ज्यादा है, और फिर भी हम बाहर से अंदर भेज रहे हैं, उल्टा ही काम कर रहे हैं कि कम से ज्यादा की तरफ और भेजे जा रहे हैं। अब उल्टा काम करने के लिए तो हमें क्या करेगा, पंप लगाने पड़ेंगे, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करा जाता है, जिसमें हम 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं। सोडियम बाहर क्या है, ज्यादा है, फिर भी बाहर भेज रहे हैं कितने, 3 सोडियम आउटसाइड, 3 सोडियम आउटसाइड भेजते हैं, 2 पोटेशियम इनसाइड भेजते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस द पॉजिटिवली चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, बाहर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन पे क्या आता है, इनर मेम्ब्रेन पे आ जाता है तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज। जैसे यहाँ दे रखा है, बाहर आउटर देखो और इनर देखो, नेगेटिवली चार्ज, बिकम नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर इसलिए इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। पोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है, पंप एक्ट करते हैं। ठीक है, 3 सोडियम आउटसाइड, 2 पोटेशियम इनसाइड विद द यूज ऑफ 1 ATP। नोकिया 3 to 1, 3 सोडियम 3Na outside, 2 potassium inside with the use of 1 ATP। The electrical potential difference across the resting membrane potential is called resting potential। जब मेम्ब्रेन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करेगी उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब हम देखेंगे कि नर्व इंपल्स किस तरह से जनरेट होता है। इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सोन। मान लेते हैं कोई स्टूमुलस आया, ठीक है, किसी एक साइड पे आया स्टूमुलस, जैसे कि इसमें दे रखा है पॉइंट ए,
पॉइंट ए पे कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कैसी पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड का मतलब वही बताया जब पंप एक्ट कर रहे होते हैं तब, ठीक है। अब द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम आयंस। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही ये पोलराइज स्टेट आएगी, पोलराइज स्टेट आने के बाद क्या होगी, सोडियम अंदर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ठीक है, सोडियम अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, दिस लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलो बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट द साइड, आउटर सरफेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पहले क्या हो रहा था, जब पंप एक्ट कर रहे थे, जब पंप एक्ट कर रहे थे तो जो आउटर वाली थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, इनर वाली थी वो नेगेटिवली चार्ज थी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, पोलराइज स्टेट हो गई कंप्लीट, पोलराइज स्टेट के बाद जैसे कोई इंपल्स आया, अब उस इंपल्स ने क्या करा, सोडियम जो है बहुत सारे वो इन अंदर आने लगे। जब सोडियम बहुत सारे अंदर आने लगेंगे गेट के कारण, सोडियम वोल्टेज गेट खुलेंगे, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि आउटर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी, बाहर से बहुत सारे सोडियम अंदर आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं, अंदर पॉजिटिव इंक्रीज होते जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, और इनसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इनर साइड बिकम पॉजिटिव, इनर हो जाएगी पॉजिटिव, आउटर हो जाएगा नेगेटिव। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए थस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड, इसी चीज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डीपोलराइजेशन, ठीक। क्या होगा, इसका पोलैरिटी का चेंज हो जाना, डीपोलराइजेशन। द इलेक्ट्रिकल The electrical difference across the plasma membrane at site A is called action potential. यहाँ पे जो पोटेंशियल आया था जिसके कारण पोलैरिटी चेंज हुई, इसको बोलेंगे यहाँ पे क्या आया, एक्शन पोटेंशियल आया, इसी को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। At site immediately ahead the axon at B membrane has a positively charged on outer surface and negatively charged on inner surface. अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सोडियम जैसे अंदर आने लगे अंदर आने लगे, अंदर क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, लेकिन दूसरी जगह क्या हो जाएगा, दूसरी जगह क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। एक जगह पॉजिटिव क्रिएट हुआ और एक जगह नेगेटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक जगह क्या है पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव क्रिएट हो गया, ठीक है, यानी कि बी साइड पे अपोजिट हो गई पोलैरिटी। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। अब क्या होगा, साइड बी टू साइड ए, यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो साइड बी है, बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इधर आएगा और नेगेटिव से इधर चले जाएगा इंपल्स, इस तरीके से कुछ इंपल्स का ट्रेवल होता रहता है, यानी कि एक जगह से पहले गेट खुले, सोडियम अंदर आया, अंदर पोलैरिटी इंक्रीज हुई, प्लस बना, फिर बाद में नेगेटिव बना, फिर चेंज होते रहता है टू कंप्लीट द सर्किट फ्लो, हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स। तो क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स होगी, एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बी। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे इंपल्स ट्रेवल हो गया, जैसे इंपल्स ट्रेवल हो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और पोलैरिटी चेंज हो गई तो ये क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। द सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of the axon, consequently the impulse is conducted। इस तरह से इंपल्स क्या होता है, कंडक्ट होता है, पोलैरिटी थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या होती है, चेंज होती रहती है, अंदर से बाहर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर बाहर से अंदर चेंज होती रहेगी, पोलैरिटी क्या होगी, इस तरह से इंपल्स कंडक्ट होते जाएगा। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी ऑफ सोडियम is extremely short-lived. It is quickly followed by rise of permeability in potassium. Within a fraction of a second, potassium diffuses outside the membrane and reaches to the resting potential of the membrane at the site of excitation and fiber become once more responsive. अब इसने बोला है जो सोडियम के जो चैनल गेट होते हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो परमिबिलिटी होती है वो बहुत क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे पोटेशियम को सोडियम अंदर आए थे, अब पोटेशियम की जब परमिबिलिटी राइज होगी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, तो पोटेशियम कहाँ जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, और आउटसाइड जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दोबारा से मेंटेन कर देंगे जितना भी चार्ज इधर से उधर प्लस से माइनस माइनस से प्लस हुआ था, इसके कारण क्या होगा, स्टूमलेस वापस से। लेकिन जब पोटेशियम जब बाहर जाते हैं तो इनकी जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो हैवी होते हैं, जिसको बंद होने में टाइम लग जाता है, इसके कारण क्या होता है, पोटेशियम कुछ ज्यादा ही बाहर चले जाते हैं, ज्यादा बाहर जाने के कारण अंदर ज्यादा नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, यानी कि -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियली क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये हमारी बुक में नहीं दे रखा है, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो ये था किस तरह से पोलराइजेशन होता है, किस तरह से डीपोलराइजेशन, और किस तरह से इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन होना, ठीक है। पहले पंप काम करेगा,
पंप के काम करने के बाद इम्पल्स आएगा, इम्पल्स आएगा तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, अंदर जाएगा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, बाहर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, फिर पोलैरिटी आपस में पॉइंट पे चेंज हो जाएगी, फिर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज चैनल गेटेड ओपन होंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो बाहर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, अंदर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, -90 मिली वोल्ट जाएगा, इसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन। तो इस तरीके से इंपल्स कंडक्ट होते जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इंपल्स कंडक्शन। उसके बाद एक चुद्दा सा पार्ट है, छोटा सा बुद्धि सा, हम इसको कंप्लीट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जिस जंक्शन को कहते हैं जंक्शन। जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो चीजें आके मीट कर रही होती हैं, चाहे वो नर्व्स हो, एक हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी पढ़ा था जंक्शन। A synapse is formed by a membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. Synaptic cleft किसको बोलते हैं, ये डायग्राम में देखें, ये बीच के जो गैप है, ये एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन जहाँ पे जाके मिलती है उस जगह को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हो सकता है ये शॉर्ट गैप हो या फिर थोड़ा बड़ा गैप हो। तो दो तरह के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है इसमें बहुत ज्यादा पास पास होती है। अगर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत ज्यादा पास में, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा डायरेक्टली कहाँ से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इस सिनेप्स के थ्रू। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सोन। जैसे एक सिंगल एक्सोन में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। यानी कि लगता ही नहीं कि एक से दूसरे में जा रहा, फटाफट जाते जा रहा जाते जा रहा, इस तरह से फील होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, क्योंकि इसमें गैप नहीं है, गैप नहीं तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो फास्ट फ्लो होगा इसका कोई भी इम्पल्स। जबकि केमिकल में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है। हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। At a chemical synapse, the membranes of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space called synaptic cleft। अच्छा, यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, खाली नहीं होता, सूखा सूखा नहीं होता, इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, अब इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दैट सिनेप्स। जो इस सिनेप्स में ये जो वेसिकल्स दिख रहे हैं, हमने बोला था ना ये नोब है, इस नोब के पास छोटे छोटे वेसिकल्स होंगे, इन वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और ये इम्पल्स ट्रांसमिट होगा तो दूसरे में जाएगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।